नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में। मैं हूं डॉक्टर रिचा शर्मा। साथियों, आज की वीडियो के अंदर जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो हमारा बीएड के थर्ड पेपर 303 नंबर है और इसका नाम है परामर्श एवं निर्देशन एवं परामर्श। इसके अंदर पिछली वीडियो में भी हमने आपको इससे संबंधित बताया था। ये हमारे इस पेपर की सेकंड यूनिट चल रही है और इससे पिछली बार मैंने आपको 2 वीडियोस भी दी थी इसी से संबंधित। आज जो हम वीडियो में लेकर के आए हैं वो इसकी परामर्श की जो आवश्यकताएं हैं, इसके जो अंग हैं वो क्या है और कैसे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है और कैसे है, इस चीज से संबंधित अवगत आपको कराएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ छोटी सी, कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता जाए। दूसरा, इसको शेयर कर दीजिए वहां जहां इसकी आवश्यकता है। और तीसरा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ। और अगर आपको अपने टॉपिक से संबंधित कोई और वीडियो चाहिए जो आपके सिलेबस में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, जैसे कि हमने परामर्श क्या होता है इस चीज को पिछली वीडियो में भी बताया है। परामर्श जब कोई व्यक्ति समस्या से ग्रस्त होता है तो यहाँ पर वो अपना एक वो मार्गदर्शन कराता है या मार्ग लेने के लिए जाता है या समस्या का समाधान लेने के लिए जाता है जिस परिस्थिति में वो उलझा हुआ होता है। इसमें 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, एक परामर्शदाता और एक परामर्श प्राप्तकर्ता। ठीक है। अब यहाँ आज की वीडियो में जो आया है वो परामर्श की जो आवश्यकता है वो क्या है और क्यों है। सबसे पहले यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो समस्या के समाधान हेतु हम परामर्श को लेते हैं। जब व्यक्ति की कोई भी समस्या हो सकती है, क्योंकि जीवन के अंदर हमारे समस्याएं ही होती हैं और समस्याओं से ही हम जूझते हैं और समस्याओं को जूझते हुए ही पूरा जीवन यापन कर देते हैं। तो जब हम किसी समस्या में ग्रस्त होते हैं तो हमें चाहिए कि कोई हमारा उचित रूप से मार्गदर्शन करे, जिससे हम अपनी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सके। तो सबसे पहले समस्या के समाधान हेतु इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये आवश्यक है। दूसरा, यदि हम देखते हैं कि समस्या समाधान की जो योग्यता उसको विकसित करने के लिए होता है। जो समस्या है उसका समाधान निकालना है। अब योग्यता उसके अकॉर्डिंग होगी, तो यहाँ पर अभी वो पॉइंट आगे आएगा, लेकिन मैं बताती हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या में घिरा होता है तो वो समस्या उसको एक अनुभवी रूप देती है। यानी कि जीवन में फिर कोई समस्या अगर आती है तो यहाँ समस्याओं से व्यक्ति जो धीरे धीरे करके मैच्योरिटी उसके अंदर आती जाती है, मैच्योर होता चला जाता है। तो यहाँ पर जो भी समस्याएं आएंगी उसको अपने आप ढालने की कोशिश करनी होती है, सीखना होता है, क्योंकि समस्या के अंदर स्वयं एक समस्या प्राप्तकर्ता जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। इसलिए यहाँ पर समस्या समाधान की जो योग्यता होती है वो उसकी डेवलप होती है। किस तरीके से आगे आने वाली जो भविष्य में और भी चुनौतियां होती हैं जो कि भयंकर परिस्थिति ले सकती हैं, तो उनसे कैसे सुलझा जाए, उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, उससे कैसे निपटारा पाया जा सकता है, इसकी योग्यता जो आती है वो इसके लिए आवश्यक है। फिर तीसरा हम देखते हैं कि व्यक्तियों तथा विद्यार्थियों की व्यावसायिक समस्याओं के हेतु जो समाधान लिया जाता है उसको हम देखते हैं। जब व्यक्ति स्कूल में पढ़ता है तो उसकी समस्याएं एक अलग रूप से होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़ी बड़ी क्लासों में आता चला जाता है, तो यहाँ पर जीवन अब यहाँ पर केवल उतना ही नहीं रहता है। अब उसको आगे अपना एक जीवन सुनिश्चित करना होता है कि आखिर उसका एक व्यावसायिक रूप, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी हमारी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत बनाया जाए, आखिर मुझे भविष्य में करना क्या है जिससे कि मैं अपनी आर्थिक उन्नति भी कर सकूं। तो यहाँ पर जो शैक्षिक रूप से जो उसकी समस्याएं होती है कि अब कौन सा ऐसा विषय लेना चाहिए जो कि मेरे लिए तरक्की का एक मार्ग निकाल सके और मैं उस पर आगे विकसित होता जाऊं या बढ़ता जाऊं। तो यहाँ पर शैक्षिक रूप से यदि हम देखते हैं तो विद्यार्थियों की जो व्यावसायिक समस्या होती है उनके समाधान के लिए भी यहाँ परामर्श आवश्यक होता है। फिर हम देखते हैं बीमारियों के उपचार हेतु। बीमारियों की जो उपचार हेतु समस्याएं हमारी बहुत सारी होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, और कौन सी कैसी बीमारी है उसका उपचार कराया जाए। जैसे बहुत सी नॉर्मल सी जो बीमारियां होती हैं, जैसे पेट में गैस बनना, बुखार आना, बार बार बुखार आना, शरीर का डेवलप नहीं होना, हाइट का बढ़ना, देखते हैं किसी की बहुत ज्यादा हो गई है और किसी की बहुत कम है, तो ये क्यों है, बार बार सर्दी जुकाम से पीड़ित होना इत्यादि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे कि शरीर जो हमारा प्रभावित होता है, तो वहां पर हमें उचित सलाह की आवश्यकता पड़ती है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जैसे हमें परामर्श की आवश्यकता है, हर फील्ड अपना एक अलग अलग होता है जिसका एक व्यावसायिक रूप होता है। जैसे कि उसके अंदर एक डॉक्टर के पास यदि कोई मरीज जाता है तो वहां पर उसकी समस्या जो होती है उसी में वो इन्वॉल्व होता है, उसी से वो परिचित होता है कि ये बीमारी है। आगे अगर उसकी कोई और बीमारी होती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसी दवाई को रख लेते हैं आराम से कि ये फिर परेशानी होगी तो इसी को ले लेंगे, फीस बच जाएगी। ठीक है। दूसरा ऐसा होता है कि बार बार अलग अलग बीमारियां होती है तो उसको बार बार जाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कोई भी बीमारी होती है तो यहाँ पर उसका उपचार सटीक क्या हो सकता है, उसको वैद्य का कोई इलाज लग रहा है, एलोपैथिक का इलाज लग रहा है, होम्योपैथिक का इलाज लग रहा है, जो भी उसको इलाज सही लगता है, सुटेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वो वहीं पर उसके लिए जाता है। तो विभिन्न बीमारियां जो होती हैं उनके उपचार के हेतु इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर देखते हैं शैक्षिक समस्याओं हेतु। शैक्षिक समस्याएं वो हमारी समस्याएं होती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाते हैं। हम कहते हैं कि एक बड़े व्यक्ति के जीवन में ही समस्याएं होती है, छोटे बच्चों के में नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बच्चों की समस्या उनके लेवल से होती है। जब विद्यार्थी जीवन होता है तो उनकी जो समस्या होती है वो उनके आधार से ही होती है। अगर
अर्जन करते टाइम पर कोई समस्या आ रही है, जैसे यहाँ पर किसी पाठ का याद ना होना, बार बार रिवीजन करने के बावजूद भी उसके दिमाग में नहीं बैठना, रीजन क्या है, घर का माहौल ऐसा है, बाहर का माहौल ऐसा है, सहपाठियों का माहौल कुछ गलत है, तो इस तरीके का जो माहौल होता है ना, तो यहाँ पर उन सभी चीजों का समाधान के लिए भी इसकी परामर्श की आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं व्यक्तिगत विकास हेतु। हर व्यक्ति अपने जीवन में विकास चाहता है और उसका ये विकास किस तरीके से हो सकता है, वहां पर उसको अब जैसे आर्थिक रूप से हर व्यक्ति का सबसे पहला होता है आर्थिक रूप विकसित करना। जब आर्थिक रूप विकसित होता है तो वहां पर एक व्यक्ति अपना हर प्रकार की जो उसकी समस्याएं होती है कि मुझे मेरा व्यक्तित्व रूप जो है वो आगे बढ़ाना है, अब एक आर्थिक रूप हो गया। दूसरा होता है उसकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर केवल हमारी हाइट नहीं देखी जाएगी, यहाँ पर हमारा व्यवहार भी देखा जाता है, यहाँ पर कैसा व्यवहार है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वहां पर उसका व्यवहार सबसे पहले प्रदर्शित होता है कि किस तरीके से उसका नेचर होता है। हम रास्ते में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, कहीं पर भी हम जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे व्यक्ति हमें मिलते हैं, कोई किसी की तरफ कैसे अट्रैक्टिव होता है, तो यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी होती है। एक तो उसका होता है शारीरिक रूप से आकर्षण होना और दूसरा उसका होता है उसका व्यवहार, उसका बात करने का जो तरीका होता है, हर चीज हमारे व्यक्तित्व में समाहित होती है और उसी के माध्यम से हम एक व्यक्ति को प्रभावित भी करते हैं, अपनी बातों के माध्यम से करते हैं, अपने व्यवहार के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्तिगत रूप से हम ये देखते हैं कि मेरा व्यक्तित्व कैसे ऊंचा हो, मेरा लेवल कैसे ऊंचा हो कि हर व्यक्ति मुझसे इंप्रेस हो, तो इस तरह से भी आकर्षित हो जाती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल पतला दुबला सा है और वो कहता है कि भाई मेरी पर्सनैलिटी कैसे ये अभी डाउन है, मुझे इसको कैसे हाई करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने लाख कोशिश कर ली कि मैं अपने शरीर का विकास कर सकूं, लेकिन मैं यहीं कि यहीं ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, कोई समझ में नहीं आ रहा, शरीर का डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो उपचार जो दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि अगर शरीर साथ नहीं देता है इस तरीके से, तो आप अपना व्यवहार बदलिए, अपना जो भी कार्यशैली है उसको बदलिए। तो यहाँ पर व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए उसके लिए भी हमें परामर्श की आवश्यकता होती है। फिर हम देखते हैं मानसिक रोगियों के उपचार हेतु। यहाँ पर कोई गंभीर से गंभीर मानसिक रोगी जो होते हैं उनके लिए भी होता है, या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज में हमारे साथ रहते हैं परंतु हमें नहीं पता चलता कि इनके अंदर मानसिक कमी है, यानी उसको हम कहते हैं साइको। अब साइको व्यक्ति हमारे बीच में रह रहे होते हैं लेकिन हमें लगता ही नहीं है कि ये साइको है, लेकिन कभी कभी उनका आचरण ऐसा प्रदर्शित हो जाता है, या तो वो समाज से कटा हुआ रहता है या फिर कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और उसके माध्यम से उसका जो व्यवहार होता है हर समय आक्रामक रहना या फिर अपनी भावनाओं के वशीभूत वो कुछ ना कुछ अपना बिगाड़ कर लेते हैं। तो ऐसे मानसिक रोगियों के लिए किसी चीज से जैसे डर लगना, वो डर लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है, इन सभी चीजों के लिए हमें एक इस उपचार की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हमारा परामर्श होता है। फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं हेतु, जीवन है तो व्यक्तिगत समस्याएं तो भरा पड़ा है यहाँ पर। जब जीवन के अंदर व्यक्तिगत समस्याएं नहीं होंगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी हमारी पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसका कि हमें उपचार चाहिए, तो हमें आवश्यकता पड़ती है किसी का हमें उचित रूप से परामर्श लेने की। अब वो अपना फ्रेंड भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अपने सहपाठी भी हो सकते हैं, कोई भी, या फिर एक डॉक्टर के रूप में भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो यहाँ पर हमारे व्यक्तिगत समस्याएं जो होती हैं उनके परामर्श हेतु भी हमें इसकी आवश्यकता होती है। फिर आता है गुप्त समस्याओं हेतु। ऐसी हमारी कुछ छिपी हुई जो समस्याएं होती है जिनको हम हर जगह नहीं शो कर सकते। अब यहाँ पर उन समस्याओं के हेतु हमें क्या करना है, वो शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, वो मानसिक रूप से भी हमारी कोई बीमारी हो सकती है, या फिर समाज के अंदर वैसे तो हम बहुत प्रतिष्ठित हैं लेकिन धीरे धीरे अगर कभी कोई ऐसी समस्या आ गई कि अब हमारा कहीं गुजारा नहीं चल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि समाज में उपहास का कोई कारण हो जाए, तो हम उस चीज को प्रकट नहीं करना चाहते कि समाज में पोजीशन हमारी पहले जैसी अच्छी सी बनी रहे और हमारी समस्या का भी निदान हो जाए। तो ऐसी समस्याओं के लिए हम किसी भी काउंसलर के पास जब जाते हैं तो अपनी समस्या को प्रकट करते हैं, तो भी हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये हमारा कुछ ऐसी समस्या हो गई, चाहे वो किसी भी रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे कैसी भी हो, तो यहाँ पर उसके लिए भी हमें ये परामर्श की आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं कि समायोजन समस्याओं हेतु। समायोजन समस्याओं हेतु यानी कि हमें इन्वॉल्व होना है समाज के अंदर, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी कहलाता है और बिना समाज के उसका उद्धार नहीं हो सकता, बिना समाज के आधार से उसको जिया नहीं जा सकता। तो ऐसी समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उन सभी रूप से हम देखते हैं यहाँ पर, और जब उन्हीं के आधार से देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। वहां पर उसी प्रकार से हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो ये आवश्यकता होती है फील्ड में, कौन से फील्ड में किस तरह की समस्या है, उससे हम कैसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें उचित परामर्श की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि परामर्श की आवश्यकता होती है ये। अब इन परामर्श के आधार से हमारी कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिनकी हमने पूर्ति की है, वो मैं आपको बता दी हूँ। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं इन आवश्यकताओं के आधार से इसमें हम 3 प्रकार के रूप देखते हैं जो कि प्रकट होते हैं। जैसे सबसे पहले व्यक्ति में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जब किसी समस्या से व्यक्ति ग्रस्त होता है तो वहां पर वो स्वयं से परिचित होता है, उसकी परिस्थिति उसके इतना मजबूत बना देती है कि वो अपनी परिस्थिति से मजबूत होते हुए बहुत कुछ सीख जाता है। यही सीख उसका अनुभव बनता है और अनुभव ही हमारा एक ऐसा ज्ञान है जो हमें आगे आने वाली समस्याओं से परिचित करा देता है कि अब किस तरीके से हमें अपनी समस्याओं से लड़ना है। ठीक है, तो ये है हमारा आत्मज्ञान, जो स्वयं से परिचित होना।
दूसरा हम देखते हैं आत्मस्वीकृति। ये आत्मस्वीकृति वो है कि किसी भी समस्या को करने के बाद जब हम उसका समाधान निकाल लेते हैं, अब हमारे पास इतना मैच्योरिटी आ चुकी है, उस मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को स्वीकृति, यदि किसी समस्या में पड़ना है तो हम आराम से बेझिझक कहेंगे हाँ भाई कूद जाओ इस फील्ड में, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले भी इससे जूझ चुके थे। तो यहाँ पर आत्मस्वीकृति के माध्यम से पहली बात। दूसरा, ये दो प्रकार की होती है। एक व्यक्ति अगर किसी समस्या में नहीं भी पड़ा फिर भी अगर वो कूदने की कोशिश करता है कि नहीं इस फील्ड में मुझे कूदना, एक बार समस्या है तो देखो तो सही आखिर है क्या। एक तो ऐसे व्यक्तित्व वाले होते हैं। दूसरा, एक कोई हमारा पहले का अनुभव काम आता है जहां हम समस्या में अनजान थे लेकिन हमने उसको फेस किया, अब हम सीख चुके हैं तो हम स्वीकृति दे देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आत्मस्वीकृति भी हमें मिलती है किसी कार्य को करने के लिए। और तीसरा जो हमारा आता है वो आता है सामाजिक समरसता, यानी कि हर व्यक्ति को अपने समान समझना। जब हम हर व्यक्ति को जो चीज अपने लिए चाहते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाला भी है, उसके अंदर भी वही फीलिंग्स है जो हमारे अंदर है, वो भी वही सांस लेता है जो हम लेते हैं, वह भी वही खाना खाता है, वो भी वही समाज में रहता है। जब सारी चीजें सामने वाले के अंदर हैं तो वो हमारे अंदर है और हमारे अंदर है तो उसके अंदर है। तो यहाँ पर हर चीज के लिए हमें समरसता अपनी व्यक्त करनी होती है। तो यहाँ पर जब हम सामाजिक रूप से रहते हैं तो समाज के माध्यम से हमें जीना भी पड़ेगा। जो चीज अपने लिए हम चाहते हैं वही चीज हमें दूसरों के लिए भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आज परामर्शक है वो भी एक सामाजिक रूप है, क्योंकि हम भी अगर उससे परामर्श ले रहे हैं तो हम भी समाज का एक रूप है। और विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो समाज का समाज के लिए ही होता है, एक दूसरे के लिए ही होता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। तो तीन चीजों का यहाँ पर हमें अनुभव होता है। पहला है आत्मज्ञान का, दूसरा है आत्मस्वीकृति का और तीसरा है सामाजिक समरसता का। तो ये तो हमारी आवश्यकताओं के आधार से हो गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डंस, मूर और मिलर इन्होंने कुछ यहाँ पर परामर्शक के अंग बताए हैं। जैसे कि हम देखते हैं, पहला है नैदानिक परामर्श। जीवन के अंदर बहुत सारी परामर्श है जो छोटी मोटी चलती ही रहती हैं, तो यहाँ पर ये नॉर्मली चीज है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम उनकी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, जैसे लड़कियों को खाना बनाना सिखाना, तो ये एक नैदानिक रूप से है, नॉर्मल सा है। रोटी टेढ़ी आ रही है तो गोल कर लो, गोल कैसे है उसके लिए अभ्यास है, अभ्यास के माध्यम से तो हो ही जाएगा। लेकिन आपको करंटली अगर गोल चाहिए तो कुछ भी हम उसको आइडिया दे सकते हैं कि इस तरीके से ये गोल आएगी, कटोरी से काट लो, जैसे भी काटो वैसे उस चीज का एक नैदानिक समस्या है। ये तो एक छोटा सा फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन इससे संबंधित जीवन के अंदर दिन जो होते हैं, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में कोई ना कोई परेशानी हमें उठती ही रहती है। तो वो एक नॉर्मल सी हमारे लिए परेशानियां होती है, उनके लिए हमें परामर्श देना होता है। दूसरा आता है मनोवैज्ञानिक परामर्श। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी एक रूप अलग हो जाता है। हर व्यक्ति का विचार जो होता है वो अलग रूप से होता है, वो अपने हिसाब से सोचता है। अब वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, ना जाने कितने लोग इसको देखेंगे, सबके लिए विचार मेरे एक है इस समय, लेकिन आप सब अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने विचारों के अकॉर्डिंग अपना एक आइडिया लगाओगे तो वो एक मनोदशा आपकी अपनी हो गई। लेकिन यही जब गंभीर रूप से हो जाती है तो वहां पर एक परेशानी ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो एक लेवल अलग बन जाता है। तो इस तरह की परेशानियों के लिए भी इसकी आवश्यकता है, ये डंस, मूर और मिलर ने कहा है। फिर तीसरा आता है छात्र परामर्श। छात्र परामर्श के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई से संबंधित हो सकती है या फिर उसके सहपाठी से संबंधित होती है, रोज लड़ना झगड़ना इस तरह की भी हो सकती है, छोटी मोटी चोरी की भी हो सकती है। तो बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती है छात्र जीवन में, उनसे संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका निपटारा करना। फिर आता है इसके अंदर धार्मिक परिवेश। ये एक वो चीज होती है जो धर्म से संबंधित होती है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग धर्म होता है, उस धर्म के अकॉर्डिंग वो अपना आचरण करता है, अपनी संस्कृति को एक्सेप्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक दिनचर्या बनी होती है। यहाँ पर कौन सी चीज उसके सामने आ रही है, उसको जीवन व्यतीत करना है, तो वहां पर उसी के अकॉर्डिंग वो अपना आचरण करता है। अगर कोई परेशानी आ रही है, उसका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो वहां पर उसी के हिसाब से उसको एक परामर्श दिया जाता है। फिर हम देखते हैं स्थिति परामर्श। जब व्यक्ति होता है तो उसकी स्थिति भी होती है और वो स्थिति विभिन्न प्रकार की होती है। उन्हीं विभिन्न प्रकार की जब स्थितियों से सामंजस्य नहीं बैठ पाता है तो वहां पर एक उचित रूप से परामर्श दिया जाता है, जिससे कि अपनी हर स्थिति परिस्थिति के अंदर वो समायोजन उचित रूप से कर सके। फिर हम देखते हैं सामाजिक परामर्श। सामाजिक परामर्श में जब व्यक्ति को, हमने पहले भी आपको बताया कि सामाजिक रूप से हमें समाज के अंदर इन्वॉल्व होना ही होना है। समाज के बिना हमारा कोई आधार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। हमें अपने विचारों का आदान प्रदान भी करना है, हमें सहयोग भी करना है, क्योंकि आज हम सहयोग करेंगे तो कल हम किसी से प्राप्त भी करते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक परिवेश क्या कहलाता है, वो कौन सी समस्या है, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं शैक्षिक परामर्श। शैक्षिक परामर्श में हम यहाँ देखते हैं छात्र परामर्श थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन है एक ही फील्ड का। शैक्षिक परामर्श वो परामर्श होता है इसके अंदर जो समस्याएं आती हैं एक विद्यार्थी के जीवन के अंदर, यहाँ पर उसका एक कुछ समायोजन भी होना है, उसकी आयु की अवस्था के आधार से भी हो सकता है। एक बच्चे की अलग परेशानी होती है, किशोर की अलग परेशानी होती है, उच्च स्तर पर हम देखते हैं तो वहां पर उसकी परेशानियां कुछ अलग होती है। तो वहां पर किस तरीके से एडजस्टमेंट उसको करना होता है वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही निर्भर होता है। जो उसका लेवल है, उसकी आयु स्तर है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको परामर्श जो है वो दिया
जाता है। फिर आता है यहाँ पर वैवाहिक परामर्श। वैवाहिक परामर्श वो चीज होती है यहाँ पर जब एक स्थिति के बाद जब मैच्योरिटी आती है तब एक व्यक्ति दूसरे जीवन में प्रवेश करता है। यहाँ पर दो व्यक्ति जो होते हैं वो आपस में जब जुड़ते हैं, दो परिवार जो होते हैं वो आपस में जब जुड़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के विचार दोनों के अलग अलग होते हैं। अब उनके अंदर जब मतभेद उत्पन्न होता है तो वहां पर बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उनके अंदर संघर्ष की भावना बन जाती है। उन्हीं का निदान करने के लिए हमें यहाँ पर परामर्श की आवश्यकता होती है। अब वो क्योंकि एक लड़की जो है वो अलग परिवेश से आई होती है और लड़का जो है उसका परिवेश कुछ और होता है, तो या तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में या फिर उसको समझाया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी परिस्थिति किस हिसाब से रखी हुई है। फिर आता है ये तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर डंसमूर और मिलर के अकॉर्डिंग इन्होंने 8 प्रकार के यहाँ पर बातें रखी हैं। अब हम देखते हैं कि परामर्श प्रक्रिया के मुख्यतः 3 अंग जो बताए हैं वो 3 अंग इस तरीके से आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि परामर्श के लक्ष्य क्या है। हर चीज का एक लक्ष्य होता है, एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है जिसको निर्धारित करके ही उस पर आगे बढ़ा जाता है। यदि कोई लक्ष्य नहीं होगा तो न जाने कहाँ से शुरू किया था ये तो पता चल जाएगा, लेकिन जा कहाँ रहे हैं इसका पता नहीं चल पाता है। इसीलिए जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता ही होता है। जैसे कि आप अपने परीक्षाओं की जब तैयारी करते हो तो ये आपको पता होता है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो। वहां पर आपने अपना एक टारगेट रखा है अंक का कि मुझे इतने अंक चाहिए, जैसे CTET का है, TET का है, ये आपको अपना अंक चाहिए कि 150 नंबर का एक आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो आएगा। अब 150 में से आपको कितना लक्ष्य रखा, कितना टारगेट आपने रखा कि 150 नंबर में से आपको कितने लाने हैं। जैसे कि आप किसी ने सोचा कि मुझे तो 150 ही लाने हैं, तो वहां पर आपने एक टारगेट बनाया, आप उसी लेवल से मेहनत भी करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी आएगा। तो यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित करना ही होता है। कुछ कहते हैं मुझे तो बस पास हो जाए और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हर व्यक्ति का अपना एक वैचारिक रूप होता है, तो लक्ष्य निर्धारित करना ही पड़ता है। उसी लक्ष्य के आधार से आपकी मेहनत हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं इसका अंग जो है वो है परामर्श प्राप्तकर्ता। परामर्श प्राप्तकर्ता यानी कि जिसकी कोई समस्या है वहां पर उसको परामर्श की आवश्यकता होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो सारी क्रियाओं को करता जाता है। तो यहाँ पर जब उसकी कोई समस्या है उसी समस्या के आधार से वो कार्य करेगा, उसी समस्या के आधार से वो लक्ष्य निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर दूसरा अंग जो बन जाता है वो है परामर्श प्राप्तकर्ता। और तीसरा हम देखते हैं परामर्श दाता। जब परामर्श दाता है तभी किसी परामर्श प्राप्तकर्ता के पास कोई समस्या का समाधान निकालने के लिए जाता है। इस तरीके से यहाँ हम ये देखते हैं कि 3 इसके अंग हो गए। अगर परामर्श दाता होगा तो वो परामर्श प्राप्तकर्ता की हर प्रकार की समस्या का निदान कर देगा, और जब यहाँ पर परामर्श प्राप्त करता है तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी आसानी से कर लेता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है, यहाँ पर 3 अंगों के माध्यम से हम परामर्श की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब बात आती है कि इन अंगों के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से जो प्राप्तकर्ता को अपने मूल्यों का पुनर्खोज यानी कि रीडिस्कवरी जो है उसमें सहायता मिलती है। जब हमने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई व्यक्ति है जिसकी कोई समस्या है तो वहां पर उसको खुद से परिचित करना और परिचित हो जाना। इसके अंदर भी जैसे हमने यहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति उसे जब होती है किसी व्यक्ति को, जैसे मैं आपको एक हनुमान जी का उदाहरण देती हूँ। यदि हनुमान जी को आत्मज्ञान नहीं होता वो कभी भी समुद्र को लांघ नहीं सकते थे। इसीलिए आवश्यकता है जब व्यक्ति को कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले उसे परामर्शदाता की याद आती है। परामर्शदाता और परामर्श प्राप्तकर्ता उसके लक्ष्य की ओर इंगित करते हैं कि हमें ये टारगेट अपना रखना है, तब जाकर के हमें उचित जो सफलता है उसकी प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पुनर्खोज करना है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं, अवगुण भी हैं। अवगुण को बाहर निकालना है और गुणों को अंदर ही विकसित करना होता है, तो वो एक पुनर्खोज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो 3 अंग हैं यहाँ पर हमारे सामने परामर्श प्रक्रिया के, उनके माध्यम से सबसे पहले व्यक्ति के अंदर जो छिपे हुए गुण होते हैं उनको बाहर प्रकट किया जाता है। उसको कहा जाता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होती है तभी किसी कार्य की स्वीकृति दी जाती है, क्योंकि अब व्यक्ति खुद इन्वॉल्व हो चुका है और अच्छे से अपने उन कार्यों को करने में सक्षम भी बन चुका है, जो कि परामर्शदाता की सलाह के माध्यम से ही हुआ था। तो इस प्रकार आज की वीडियो में जो हमने यहाँ पर ये देखा है वो है परामर्श की आवश्यकता क्या है, और इसके माध्यम से हमारे 3 गुण जो है वो डेवलप होते हैं, आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति और सामाजिक समरसता। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा है डंसमूर और मिलर ने यहाँ पर 8 रूप से कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि यहाँ पर नैदानिक परामर्श होता है, मनोवैज्ञानिक परामर्श होता है, छात्र परामर्श होता है, धार्मिक परामर्श होता है, स्थिति परामर्श होता है, सामाजिक परामर्श होता है, शैक्षिक परामर्श होता है और वैवाहिक परामर्श होता है। इन सब के माध्यम से ही परामर्श की उचित प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि सबके फील्ड भी अलग अलग होते हैं। फिर है परामर्श प्रक्रिया के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उद्देश्य लक्ष्य होते हैं हमारे, उनको निर्धारित करने के लिए परामर्शदाता जो है परामर्श प्रार्थी को उत्साहित करता है, आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया में आगे बढ़ाता है, जिससे कि जो टारगेट स्थित है उसको प्राप्त किया जा सके। तो इन सबको जब प्राप्त कर लेता है तब यहाँ पर उसको कहते हैं पुनर्खोज। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये पुनर्खोज होती है आपकी आत्मज्ञान से, आत्मस्वीकृति से और सामाजिक
समरसता से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जहां इसकी आवश्यकता है। यदि आप अपने लिए कोई और अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको मैं आपको पूरा देने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।